सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, एक्चुअली क्या यहाँ पर माइक जो है वो ऑफ रह गया था, इस कारण से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। अभी आपको क्लियर आवाज आ रही होगी। फटाफट यस लिख दो यदि आवाज आपको सुनाई दे रही है तो फटाफट लिख दो। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी सभी को यहाँ पर आवाज आने लगी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फिर से मैं 2 बार ऑलरेडी कर चुका हूं, माइक यहां पर बंद था, इस कारण से प्रॉब्लम हुई है। बहुत शानदार तरीके से यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैं फिर से आपको यहां पर बता दूं कि ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो है वो क्लास यहां पर चल रही है। और आज के सेशन से हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के। बहुत शानदार तरीके से जो है वो यहां पर करने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और यदि आपने एग्जाम तक मेरे साथ यहां रहकर मेहनत कर ली तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन या मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम आंसर कर जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, तो शानदार तरीके से जो है वो पढ़ते रहिए। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, है ना? आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही सही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो क्लास में बने रहें और आंसर करते रहें और चीजों को याद करते चलें। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमारी ये बुक जो है वो लॉन्च हुई है सुपर टेट की प्राइमरी टीचर के लिए। आप 450 रुपए में अपने नजदीकी बुक स्टोर से इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। सभी कमेंट सेक्शन में आंसर करें। हाँ, सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, सब कुछ करूंगा। आंसर करो इसका जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार चैनल है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा के सभापति? फटाफट कमेंट सेक्शन में जो है वो आप लोग आंसर कर दें जल्दी से। क्या होगा राइट आंसर बताते चलें। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करें। कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। टॉपिक वाइज भी आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, फटाफट आंसर कर। उसको बी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, और आंसर करें। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और जो हमारे राष्ट्रपति उनके बीच संचार कम्युनिकेशन का माध्यम है वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1, या 74 में भी आप देखोगे तो आपको चीजें मिलेंगी। आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी साहब? एक मंत्री परिषद जो है वो यहां पर होगी। और इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा, है ना? और प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से बात करेगा मंत्री परिषद की तरफ से। ठीक है, इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक और चीज और आती है कि मान लीजिए मंत्री परिषद को सलाह देती है राष्ट्रपति को, तो क्या राष्ट्रपति उसकी न्यायालय से जांच करवा सकते हैं कि भैया सलाह सही है या नहीं? तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि न्यायालय से कोई जांच नहीं होती। यदि मंत्री परिषद ने कोई सलाह दी है तो भैया राष्ट्रपति को सुनना पड़ती है, वो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक और आर्टिकल और आप लोग यहां पर याद कर लो, और वो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 75। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आप क्या आंसर करेंगे? यहां पर आप आंसर करेंगे आर्टिकल 75। क्या बोलता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाएगी। और मैं आपको यहां पर एक और चीज बता दूं कि संविधान में जो है वो प्रधानमंत्री नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा हुआ है? बहुमत दल का नेता। क्या लिखा हुआ है? बहुमत दल का नेता। ठीक है, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधानमंत्री चुनने की कोई प्रक्रिया भारतीय संविधान में जो है वो नहीं दी गई है। ठीक है, इसको आप यहां पर ध्यान में रखना। ठीक, तो आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 आप लोगों को याद यहां पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर
गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है और यह त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पंजाब या फिर अरुणाचल प्रदेश? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी लोग। कहां पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बहुत बढ़िया, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, निश्चिंत रहें, सब कुछ मिलेगा। सबके कमेंट देख रहा हूं मैं यहां पर, आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल लिख कर रख लो, यदि मेहनत लगातार करते रहोगे, एक तो जीके में शानदार हो जाओगे यदि आपने डेली क्लास अटेंड करी, मन से अटेंड करी, जो पढ़ा रहा हूं लिख रहे हो, याद भी कर रहे हो, और एग्जाम भी क्वालिफाई करोगे, क्लियर करोगे, और एक दिन वर्दी पहन के सामने आओगे साहब, ठीक है। चलिए यहां पर यदि हम बात करते हैं गरिया पूजा की, तो गरिया पूजा कहां पर होती है भैया? तो गरिया पूजा होती है त्रिपुरा में। कहां पर होती है? त्रिपुरा में गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। अलग अलग राज्यों के त्योहार पूछे जाते हैं कि भैया ये वाला त्योहार किस राज्य में होता है या इस राज्य में कौन सा त्योहार होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। और कौन कौन से पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं, देखो। और ये लिस्ट यदि आपने पढ़ ली तो 1 नंबर तो फिक्स मानकर चलो। बहुत बढ़िया। एमपी क्यों लिख रहे हो भैया? पंजाब भी नहीं है, त्रिपुरा है, ठीक है। कब एग्जाम होगी साहब? सितंबर में। सभी लोग फॉर्म भर देना, सब कुछ पढ़ते रहो, ठीक। चलिए पहला आपको याद रखना है, खीर भवानी मेला कहां लगता है? जम्मू एंड कश्मीर में लगता है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चुन चुन कर लाया हूं, ठीक। नुआखाई त्योहार, नुआखाई फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तो नुआखाई फेस्टिवल आपका उड़ीसा राज्य में जो है वो मनाया जाता है। खर्ची पूजा कहां होती है? त्रिपुरा। खर्ची पूजा त्रिपुरा में होती है। याद करना तो कैसे याद करोगे? जब आप त्रिपुरा को आप मान लीजिए आप कि आप तिगड्डे में खड़े हुए हो, है ना, चौराहे पे तिराहे पे खड़े हुए हो, और वहां पर आपके जो है वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं चाय पीने इसमें, तो खर्ची पूजा त्रिपुरा। लाई हरोबा त्रिपुरा में जो है वो मनाया जाता है। मिमकुट और चपचार कुट, जहां भी कुट लिखा रहेगा आपको आंसर करना है मिजोरम। मिमकुट और चपचार कुट फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? मिजोरम में। पक्के पक्का हॉर्निवल फेस्टिवल, ठीक है, तो पक्के पक्का हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। याद करते जाना, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। चलिए हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, ये भी आपको याद रखना है। मोआत्सु फेस्टिवल कहां मनाते हैं? नागालैंड। कई एग्जाम में पूछा गया है मोआत्सु फेस्टिवल के बारे में, तो नागालैंड में मनाया जाता है। अंबुबाची का मेला कामाख्या मंदिर असम, ठीक है, कामाख्या मंदिर असम में अंबुबाची मेला मनाया जाता है। भोगाली बिहू, कोंगाली बिहू, भोगाली बिहू और कोंगाली बिहू ये असम में है, ठीक है। गुड़ी पड़वा कहां मनाते हैं भैया? तो इसके लिए आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, ठीक है। बाथू कामा फेस्टिवल कहां होता है? तेलंगाना में। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? चलिए वाह वाह, कुछ लोग तो लगे हुए हैं मतलब अपनी बातचीत में कमेंट सेक्शन में, बढ़िया है ना। चलो बेटा सबके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, है ना। चलो फिर बोनालू त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। पुंथाड़ू त्योहार आपका तमिलनाडु में होता है। लास्ट 4-5 और देख लो। ओनम फेस्टिवल कहां मनाते हैं? केरल राज्य में। विशु फेस्टिवल कहां मनाते हैं? केरल राज्य में। उगादी फेस्टिवल कहां मनाते हैं? कर्नाटक। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। पोंगल बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तमिलनाडु। बाली यात्रा कहां होती है? बाली यात्रा और धानु यात्रा, ये इसको यात्रा भी बोलते हैं, तो बाली यात्रा और धानु यात्रा फेस्टिवल ओडिशा का है। तवांग उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। संगाई उत्सव मणिपुर और बैसाखी मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। मिलेगी पीडीएफ। अर्जुन नमस्कार, बैठ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको आंसर देना, चाहे गलत देना, लेकिन आंसर सबका आना चाहिए। पायरिया एक संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है और यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो यह अक्सर बाद में दांतों के नुकसान का कारण बनता है। ये वायरल है, जीवाणु से होता है, कवक से होता है या परजीवी से होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर कर दो, क्या होगा राइट आंसर। चलिए बताइए, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। हेलो अरमान, बैठ जाएं। हाउस द जोश सर जी? मेरा जोश तो बहुत हाई है, आप लोग बस उठ के खड़े हो जाओ और तैयार रहो वर्दी पहनने के लिए। मेहनत करोगे तो ही मिलेगा। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। वायरल, जीवाणु, कवक या परजीवी?
सभी आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर बताएं। ए आंसर, डी, बी, बहुत बढ़िया। प्रतीक बोल रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। चलो इसका राइट आंसर देख लेते हैं साहब। पायरिया जो है वो किस प्रकार का संक्रमण है, तो पायरिया की बात करते हैं तो ये जीवाणु या बैक्टीरियल जो है वो यहाँ पर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल जो है वो संक्रमण है। और यदि आप पहले से और भी एग्जाम दे रहे होगे तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये बीमारी किस प्रकार से होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, कवक से, फंगी से होती है, किससे होती है, वो मैं अभी आपको लिस्ट बताऊंगा। पायरिया का याद रखिएगा, ये जो है वो बैक्टीरियल संक्रमण होता है, मसूड़ों में जाता है, मसूड़ों को खराब करता है, मुंह से दुर्गंध आती है, दांत खराब होते हैं पायरिया के कारण। देखो कुछ बीमारियां होती हैं, बीमारियां हम लोग पढ़ लेते हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है या इनमें से कौन सी जो है वो जीवाणु के कारण होती है, तो आप क्या बोलोगे, प्लेग, ठीक है, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी या वूपिंग कफ, टिटनेस, ठीक है, लेप्रोसी, निमोनिया और कॉलेरा, ठीक है। ये जो बीमारियां होती हैं वो बैक्टीरिया के कारण होती हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर इसको याद करना है क्या, जी हाँ याद करना है, लेकिन ऐसे मत रटना जैसे बचपन में रटते थे कि बस है ना, गाय जो है वो हमारी माता होती है, इसके 4 पैर होते हैं, रट रहे हैं सुबह से खड़े खड़े घूम रहे हैं, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, वैसे नहीं रटना। इसको केवल मन से 1-2 बार पढ़ लोगे ना, एक बार अभी लिख लोगे फिर पढ़ लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा उतने में, ठीक। चलिए वायरस या फिर विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे तो चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया, ये जो बीमारियां होती हैं ये होती हैं वायरस के कारण या फिर विषाणु के कारण। ये भी आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो है वो टेबल है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट आता है परजीवी या फिर पैरासाइट से होने वाले रोग जो है वो मलेरिया, पेचिस, काला ज्वर, सोने की बीमारी। कुछ लोग बहुत सोते हैं, ठीक है, और कुछ लोग बहुत कम सोते हैं, तो सोने की बीमारी और पायरिया जो बीमारी है ये साहब होती है किसके कारण, परजीवी के कारण, प्रोटोजोआ के कारण होती है, ध्यान रखना। कवक या फंगी के कारण कौन सी होती हैं, तो आपका जो गंजापन होता है, शरीर बोल रहा हूं, सर में बाल कम होते हैं, दमा जो होता है, अस्थमा बोलते हैं इसको, दाद, खाज, हाथी पांव, एलिफेंट फुट जो होते हैं साहब, ये कवक या फंगी कारण ये बीमारियां होती हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नए आए हो तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो या करना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल देखा जाता है और फिर आगे की तैयारी करी जाती है। तो अभी मैं आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली शाम को 4 बजे करा रहा हूं और उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो हमने कल तक किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट यहां पर आता है, पडकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की जीत के उपलक्ष्य में किया गया था। चालुक्यों ने किनको हराया था तब ये मंदिर का निर्माण हुआ था, गुप्त, मौर्य, पल्लव या फिर पांडव। देखो ना भी बने ना तो आंसर जरूर किया करें, ठीक है, थोड़ा सा जूम। चलिए आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे, जल्दी से बताइए, चलिए आंसर करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम न्यू, कोई बात नहीं गुरुजी, सेटिंग चल रही है क्लास में, बेटा पढ़ाई कर लो, है ना, एग्जाम क्लियर कर लोगे ना, जीवन में कभी रोना धोना नहीं पड़ेगा। ये चीजें तो आज है कल खत्म हो जाएंगी, राइट। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा साहब, राइट आंसर यहां पर होगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सी, पल्लवास, ठीक है। यहां पर यदि हम बात करते हैं मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया था विक्रमादित्य की 2 रानियों के द्वारा, वो था साहब पल्लवों की विजय के बाद में। अब जो चीज बता रहा हूं मन लगा के केवल सुनना, ये नहीं सोचना कि इतना याद करना है। जब हम टेंशन लेते हैं तो हमसे चीजें नहीं बनती, हल्के में लेते हैं तो बनने लगती हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि कौन कौन से मंदिर हैं और वो किस किस स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से मंदिर हैं और वो कौन सी जगह पर हैं। ये क्वेश्चन आपने एग्जाम्स में जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े होंगे। जब आप पेपर देने जाओगे ना
और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ये सोचोगे अरे सर ने ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था। और जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं या जो लोग क्लास में नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो लोग ये सोचेंगे काश क्लास पढ़ ली होती तो आज वर्दी होती या किसी सरकारी नौकरी में बैठे होते। उस दिन अफसोस करने से अच्छा है कि भैया आज मन लगाकर पढ़ाई कर लो। देखो चेन्ना कंसावा या चेन्ना केशव मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये जो है वो आपका बेल्लूर कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, ये लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत से बनाइए। चलिए सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा कहां पर है, कोणार्क उड़ीसा में जो है वो स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा। ऐरावतेश्वर मंदिर कहां पर है साहब, तो दारासुरम तमिलनाडु। ये जगह आप भूल भी जाओ तो कम से कम राज्य तो याद रखना ही रखना। ठीक है, चलिए स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं, अमृतसर पंजाब में मिलता है। जगन्नाथ मंदिर आपको कहां पर मिलेगा, पूरी उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, कैलाश मंदिर के लिए आपको जाना पड़ेगा एलोरा महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए महाबलेश्वर मंदिर कहां पर मिलता है, महाराष्ट्र के सतारा में आपको महाबलेश्वर मिलता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर बहुत कॉमन मंदिर है, मतलब एग्जाम में पूछा जाने वाला है भैया। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, मदुरई तमिलनाडु में मिलेगा। राइट, सोर मंदिर कहां पर है, महाबलीपुरम तमिलनाडु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात, किसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर में, जरा कमेंट में बताना। आगे बढ़ते हैं। तिरुपति मंदिर चित्तूर आंध्र प्रदेश में मिलता है। सबरीमाला मंदिर की बात करेंगे तो केरल में आपको मिलेगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो है वो माउंट आबू में जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, टेलीग्राम और सारी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया जो मैंने मंदिर बताया और कहां पर है, इनको आप याद कर लीजिएगा सभी लोग। चलो नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे, बताइए। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे। महमूद गजनबी, बढ़िया, 1026 में आंसर करो जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। कैग की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, और यदि किसी को पता हो कि कैग के आर्टिकल कौन से हैं, अनुच्छेद कौन से हैं संविधान में, तो वो भी लिख देना जल्दी से। ठीक है, देखो किसी को तुक्का लगाना है लगाओ, देख के बताना है बताओ, आपको याद होना चाहिए बस, मैं ये जानता हूं। डी आंसर आ रहा है सबका, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट। यदि हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं या फिर हम कैग की बात करते हैं साहब, तो इसका आर्टिकल कौन सा होता है, इसका आर्टिकल आप याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक के आर्टिकल जो है वो किससे संबंधित हैं, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से जो है वो संबंधित है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और जो हमारा आर्टिकल 148 है, आर्टिकल 148 में दिया गया है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से जो है वो की जाएगी और राष्ट्रपति शपथ दिलाने का भी काम करेंगे, वो आर्टिकल 148 में किया गया है। और अभी हाल ही में एक स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी आप अभी याद कर लेना। क्या पूछा गया था कि भैया जो कैग होता है उसके कार्य कौन से आर्टिकल में है, कैग जो होता है वो किस आर्टिकल में जो है वो उसकी कार्य और शक्तियों के बारे में दिया है, तो वो दिया है आर्टिकल 49, अनुच्छेद 149 में कैग के कार्य और शक्तियों के बारे में जो है वो बताया गया है। ठीक है, साथ में आर्टिकल 150 क्या बोलता है, आर्टिकल 150 में जाओगे तो इसमें यह बोला गया है कि कैग क्या करेगा साहब, कैग जो रिपोर्ट बनाएगा, सेंटर और स्टेट के बही खातों की जो रिपोर्ट बनाएगा वो किसको सौंपेगा, तो वो जो है वो राष्ट्रपति के अनुसार जो है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। और साथ में आर्टिकल 151 मैं बताऊंगा आपको क्या याद करना है, आप वही याद करना। यहां पर लिखा है कि कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, वो है आर्टिकल 151 में।
और रिपोर्ट राष्ट्रपति के अनुसार बनाई जाएगी, वो है आर्टिकल 150 में। समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 और आर्टिकल 151 आपको याद करने हैं, आना चाहिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल करवाऊंगा। आर्टिकल अलग से भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। आपका रिस्पॉन्स जितना अच्छा रहेगा उतना पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर क्या है। चलिए जल्दी से आंसर कर दो। अभी वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किया कैग जो है वो अभी कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो वो है भैया अपने गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो यहाँ पर कौन है? कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इनको आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए भैया फटाफट पहले वीडियो को लाइक भी करते चलना। ठीक है, पता तो चले कि आप लोग जो है वो मजा आ रहा है आपको पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या है भाई? इलेक्ट्रो एपिलेप्सी ग्राफ, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एसेंशियल ग्राफी या फिर इलेक्ट्रो सेंट्रिक ग्राफी। आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा साहब? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राम। ठीक है, ईईजी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राम। इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसके माध्यम से जो है वो शरीर में होने वाली विद्युत, हमारे जो शरीर है ना साहब, इसमें बिजली दौड़ती है। ठीक है ना, वो बिजली वाला गाना भी बना हुआ है, तो सही है, बिजली हमारे शरीर में दौड़ती है। अच्छा, एक और टर्म आती है जो कि होती है ईसीजी। इसका फुल फॉर्म पता है क्या? मैं जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं ना, एज इट इज क्वेश्चन ना मिल जाए तब की बात है, हर एग्जाम में मिलेंगे साहब। ठीक है, चलिए ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए जल्दी से। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सारी चीजें मैं ही बता दूंगा, आप लोग नहीं बताओगे। चलिए ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इससे क्या करते हैं? दिल की गतिविधियों को, हार्ट की जो गतिविधियां होती हैं उसको मेजर किया जाता है ईसीजी के द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कुछ लोगों की दिल की धड़कनें यहां पर जो है वो उलट पुलट रही हैं, तो उनके लिए इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आता है, दाद एक सामान्य त्वचा संक्रमण है जो निम्न में से किसके कारण होता है? वायरस, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। भैया अब भी बताया है मैंने, तो 100% सही आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर करेंगे। क्या होगा राइट आंसर बताएं। दाद एक सामान्य त्वचा संक्रमण है, ये किस कारण से होता है? अभी सारी बीमारियां बताइए मैंने। वेलकम वेलकम सभी का, सभी बैठ जाएं। टाइम से आया करो यार, डेली 4 से 5 क्लास चलेगी और ये जीके की क्लास ऐसी आपने देखी ना होगी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, आंसर करेंगे। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। कवक, बी आंसर, बी सब आंसर कर दो, सी। ठीक है, अभी बताया है तो पूरे जितने बच्चे अभी यहां पर बैठे हैं सबके कमेंट में आंसर आना चाहिए और फटाफट वीडियो को लाइक करना कि सर याद हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब ने सही आंसर दिया है, सिर्फ एक का बस गलत है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कवक या फिर फंगस। ठीक है, तो दांत जो है वो कवक से होता है साहब। ये वाली लिस्ट अभी पढ़ाई थी ना मैंने, देखो ये वाली लिस्ट पढ़ाई थी। प्रोटोजोआ से कौन सा होता है, कवक से कौन सा होता है, यहाँ पे ये लिखा है, ये पढ़ाया था। ऐसे ही जब मैं बोलता हूं ना लिस्ट को पढ़ लो, आप लोग बोलते सर इतना सारा पढ़ना है। ये लिस्ट ऐसे फायदा देती है जब बीच में से क्वेश्चन आता है और बन जाता है। ठीक है, तब खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपको पढ़ाई थी, जीवाणु से, विषाणु से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, यहां से अलावा कुछ नहीं आएगा। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? बताएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर यहां पर लाल बहादुर शास्त्री। फटाफट जो है वो कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे, बताइए, आंसर करते चलें। देखो आप जितना जीके मुझसे पढ़ रहे हो ना साहब,
कहीं किताब से नहीं भी पढ़ोगे ना, इतना पढ़ोगे तो उद्धार हो जाएगा। देखो मैं पूरी लिस्ट भी बता रहा हूं उससे क्या क्या चीजें बन सकती हैं, जो बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है वही फैक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन होंगे साहब? सिंपल है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब। तो निम्नलिखित में से कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। पहले जो लिस्ट थी, पहली जो मंत्रिमंडल था, वो आपको एक एक याद होना चाहिए। लगभग 14 मंत्री हैं, वो सारे याद होने चाहिए। वो सब कोई प्रथम प्रथम पहली बार जो है वो बने थे, है ना, पहली बार बने थे। चलिए सबसे पहले आपको याद रखना, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। ये सारे मंत्री पहली बार हैं। इनको एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस और साइंटिफिक रिसर्च में भी मंत्रिमंडल जो है वो मिला हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। सेकंड यहां पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यदि हम यहां पर बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? होम मिनिस्टर, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री इनको मिली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, फूड एंड एग्रीकल्चर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यहां पर जो है वो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद जी। फिर यहां पर है मौलाना अबुल कलाम आजाद, हमारे पहले शिक्षा मंत्री, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, ध्यान रखना। जॉन मथाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इतनी बार एग्जाम में आता है जॉन मथाई वाला क्वेश्चन कि भैया पहले रेलवे मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। सरदार बलदेव सिंह, जिसके अंदर बल होगा उसको ही जो है वो डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके सरदार बलदेव सिंह। जगजीवन राम पहले लेबर मंत्रालय के मंत्री थे, है ना, श्रम मंत्रालय के मंत्री थे जगजीवन राम। सबकी हालत ना आजकल नौकरी करने में कैसी हो जाती है? लेबर जैसी, और लेबर जैसी ही हालत में जीवन करता है। अब जीवन लेबरों वाला हो गया है सबका, और आप भी तैयारी कर ही रहे हो। तो श्री जगजीवन राम जी जो है वो लेबर मंत्रालय के मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है श्री CH भाभा। भाभा साहब जो थे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो है वो मंत्री थे। रफी अहमद किदवई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर, तो ये जो है वो पहली स्वास्थ्य मंत्री या पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, राजकुमारी अमृत कौर। कई बार क्वेश्चन आता है। और ध्यान रखना एक और फैक्ट आता है, क्या आता है? एक गुड आफ्टरनून, बैठ जाएं सब लोग। हाँ ना, इंग्लिश में तो लिखा है, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत हो ना, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। अब इतनी इंग्लिश तो आना पड़ेगी भैया, है ना, मैं बताता जा रहा हूं, बाकी कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक। तो अमृत कौर के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि वो पहली महिला कौन थी जो मंत्रिमंडल में मंत्री बनी थी? तो पहली महिला यही थी, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, ठीक है। डॉक्टर BR अंबेडकर साहब कानून मंत्री, अभी क्वेश्चन पूछा गया है। श्री RK सन्मुखम चेट्टी साहब पहले वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय सबसे पहले किसको मिला था? फाइनेंस मिनिस्ट्री, RK सन्मुखम चेट्टी साहब को। फिर आते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्री एंड सप्लाईज मंत्रालय के मंत्री थे। और लास्ट आते हैं यहाँ पर श्री NV गौडगिल साहब, जो कि वर्क्स, माइंस और पावर मिनिस्ट्री के जो है वो मंत्री थे। इनको आप ध्यान में रखिएगा। तनी जल्दी जल्दी पढ़ाओ आचार्य जी, सरस्वती स्कूल से पढ़े हो क्या? आचार्य जी बोल रहे हो। चलिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सारे मंत्रालय और उनके मंत्री हैं। एग्जाम में पहला करके ये सारे पूछे जाते हैं। आज याद हो जाना चाहिए, कल की क्लास में मैं आके आपसे पूछूंगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मिट्टी का अध्ययन करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण है। मिट्टी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? पेडोलॉजी, पारिस्थितिकी, सोरोलॉजी या फिर ओनोलॉजी? आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएं। बिल्कुल होगा क्लियर, बिल्कुल होगा, बहुत बढ़िया। आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। प्राकृतिक निकायों में सीधा बताना है मिट्टी का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है, इसको आप बताएंगे जल्दी से। भैया स्पीड ठीक है, मेरा पूरा टारगेट है 20 क्वेश्चन कराना, अभी 9 हुए हैं, 20 कराना और सारे याद होना चाहिए।
ठीक है। और आज जितने स्टूडेंट है कल इससे डबल होना चाहिए, शेयर कर देना सबके साथ में। राइट आंसर होगा पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को जो है वो क्या कहा जाता है, तो मिट्टी के अध्ययन को जो है वो पेडोलॉजी कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी क्या किसे कहा जाता है, इकोलॉजी में क्या होता है, ह्यूमन और एनवायरमेंट, ठीक है। ये वाला पेन दिख रहा है क्या, ये पिंक वाला, मैंने पिंक कर दिया कि भाई पिंक वाले लोग भी बहुत होते हैं जिनको पिंक से पढ़ना होता है। तो ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, ठीक है, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट के बीच में रिलेशन या संबंध के बारे में जो बताता है वो कहलाता है साहब इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे कोई बोलेगा सीरोलॉजी क्या होता है सर, ये तो बता दो। सीरोलॉजी को पता है, सीरोलॉजी के यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो सीरोलॉजी में जो है वो सीरम और बॉडी में जो और लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स जो होते हैं, एक तो सीरम और फ्लूइड्स, इनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। इसको जो है वो सीरोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें जो है वो सीरम की स्टडी की जाती है और क्या किया जाता है, जो अदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, अदर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, तो इसकी स्टडी की जाती है। ओनोलॉजी में क्या कहा जाता है, ओनोलॉजी में क्या किया जाता है, ओनोलॉजी में जो है वो क्या किया जाता है, तो ओनोलॉजी में क्या करते हैं, वाइन और वाइन मेकिंग, है ना, बहुत सारे लोग वाइन वगैरह पीते हैं और पता नहीं क्या क्या पीते हैं, ठीक है। तो वाइन मेकिंग या फिर वाइन के बारे में जो स्टडी की जाती है वो ओनोलॉजी में जो है वो की जाती है, याद कर लेना सभी लोग, ठीक है। पिंक वाले पेन से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, अच्छा लग रहा हो तो पिंक ही पिंक कर देते हैं फिर आज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बता दो। एक काम करो, एक कमेंट में एक और आंसर आप लोग कर दो, एंथोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी की कहलाती है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, जल्दी से बता दो। एंथोलॉजी सरस्वती ज्ञान मंदिर से पढ़े हो, चलिए अच्छी बात है, हम भी सरस्वती से ही पढ़े हुए हैं, तो हम समझ गए थे कि तुम आचार्य जी इसलिए बोल रहे हो। चलिए बताइए जल्दी से, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में जो है वो किसकी स्टडी की जाती है, एंथोलॉजी में, चलिए एंथोलॉजी में किया जाता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स या फिर फूलों का अध्ययन, ठीक है। क्या, किसका अध्ययन, फूलों का अध्ययन किया जाता है या फिर फूलों की स्टडी की जाती है, याद कर लेना सभी लोग, ठीक है। येलो पेन ले लेंगे अब हम, चलिए, तो समझ में आ गया सबको। और भी अलग अलग स्टडीज हैं, साइंस पढ़ेंगे उसमें हम आगे जो है वो कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित में से पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी कौन थी। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं फटाफट लिख दो, बढ़िया नाम के साथ लिख दो कि कौन थी, सबको पता होना चाहिए। किरण बेदी, साइना वैदिक, प्रेम माथुर या फिर विमला मेहरा। आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से। तो पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी जो है वो कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किरण बेदी, सभी का राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए किरण बेदी, ध्यान रखिएगा। तो पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा या आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में जो है वो अधिकारी बनी मिस किरण बेदी जी, इनको आप ध्यान में रखना। किरण देवी नहीं है, किरण बेदी है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो आईपीएस बनी थी, लेकिन कोई आपसे बोले कि भैया पहली आईएएस महिला कौन थी, पहली आईएएस महिला कौन थी, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, पहली आईएएस महिला। चलिए ध्यान रखिएगा, वो थी अन्ना चांडी, सॉरी अन्ना जॉर्ज, है ना, अन्ना जॉर्ज। एग्जाम में पूछा जाएगा पहली आईएएस महिला फीमेल कौन थी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में गई थी, वो थी अन्ना जॉर्ज, ठीक है। एक और क्वेश्चन आएगा, बताइए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाली पहली महिला पहलवान का नाम, पहली महिला रेसलर का नाम। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाली पहली महिला रेसलर थी विनेश फोगाट। कौन थी, विनेश फोगाट थी। कौन थी, विनेश फोगाट, ध्यान रखिएगा, मूवी बनी हुई है इनके ऊपर, वो भी आप ध्यान रखना। पहली लोकसभा स्पीकर, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, पहली महिला भारत की प्रधानमंत्री कौन थी,
ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन है भैया? मीरा कुमार, है ना। मीरा कुमार जो है वो पहली महिला कौन थी? लोकसभा स्पीकर। पहली महिला प्रधानमंत्री आपको अच्छे से पता होगा, तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, वो भी आप यहां पर ध्यान रखना। ये पहली महिला है, पहली महिला आईपीएस, पहली महिला आईएएस और पहली महिला लोकसभा स्पीकर। देख लिया। एक बार एक मूवी आई थी, लगभग 2 साल पहले 3 साल पहले आई थी, पहली महिला जिसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पहली महिला जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, इनके नाम पर जो है वो मूवी आई थी। याद है किसी को? जल्दी लिखो कमेंट में, याद है किसी को? नीरजा भानोत, नीरजा करके मूवी आई थी एक, है ना। तो उस मूवी को देखना, काफी शानदार है। तो नीरजा भानोत, ठीक है। तो नीरजा भानोत जो है ये पहली महिला है जिनको अशोक चक्र से जो है वो सम्मानित किया गया था। इनको आप ध्यान में रखेंगे। भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? तो प्रतिभा पाटिल जी, काफी चर्चा में रहती हैं कभी कभी, प्रतिभा पाटिल जी, ये भी आप ध्यान में रखना। ये सब पहली पहली महिलाएं मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कल हमारा एक क्वेश्चन आया था एवरेस्ट वाला, वो भी आया था, तो मैंने आपको पहली महिलाएं बताई थी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, 7 महाद्वीपों की ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ी, जो दिव्यांग थी वो चढ़ी, स्पेशली एबल्ड थी वो चढ़ी, सब कुछ हुआ, इतना महान काम किया। ये भी सब पहली पहली बार वाले हैं, ठीक है। तो सब पहली महिलाएं हैं जिन्होंने ये काम किया था। और सोचो, जो बच्चे क्लास में नहीं आते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं साहब, क्या होगा उनका, है ना। तो खूब मेहनत, आप मेहनत कर रहे हो ना। कोई व्यक्ति यदि आराम से भी चल रहा है ना, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक दिन लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। उस व्यक्ति से जो आराम फरमा रहा है, जो सो रहा है, जिसको आंसर नहीं करना, जिसको याद नहीं करना, जिसको लगता है जल्दी जल्दी करा दो, जिसको लगता है लेट लेट करा दो, मतलब कुछ भी करते रहो वाला काम है ना, जिसको लड्डू और बर्फी लगता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहली पहली महिलाएं हैं जो हमारे देश में हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। एनएसएसओ का फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, बताइए। बेटा पढ़ लो, मैं बता रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है, जब मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी जो एज होती है ना साहब, 21 से लेकर 30-32 साल तक की जो उम्र होती है ना, ये आपके पूरे जीवन की सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइफ होती है, बहुत कुछ करने वाली लाइफ होती है, और इसमें ही हम भटकते हैं, इसमें ही हम भटकते हैं। जो व्यक्ति इस एज में मेहनत कर लेता है ना, उसके 30 से लेकर 60-70 साल जब तक जीवित रहता है, उसका जीवन संभर जाता है। और जो व्यक्ति इस लाइफ को बर्बाद करता है ना, वो पूरे जीवन भर स्ट्रगल करता है। ध्यान रखिएगा, अभी अपने मन को, तन को, धन को, सबको कंट्रोल कर लो साहब, 30 के बाद सब मौके मिलेंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर बताना है आपको। एनएसएसओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है साहब? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। एनएसएसओ जो है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक टर्म होती है जो कि होती है सीएसओ। सीएसओ याद है क्या? एनएसओ जो है वो पूछी जाती है, सीएसओ भी पूछी जाती है, कमेंट सेक्शन में आते रहना चाहिए। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, लिख देता हूं मैं, याद कर लेना सभी लोग, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। ये जो है वो आपका सीएसओ का फुल फॉर्म होता है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एनएसएसओ और सीएसओ मैंने दोनों आपको बता दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ भैया, मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस धातु में सभी धातुओं की चालकता सबसे अधिक होती है? सबसे ज्यादा जो है वो चालकता या सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसमें होती है? एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी या स्टील में? आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएं जल्दी से।
सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसमें होती है, हाईएस्ट चालकता जो है वो किसमें होती है, साथ में जिसमें ये हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है उसका एटॉमिक नंबर भी बता देना, उसका परमाणु क्रमांक भी मुझे जो है वो बता देना, तो मुझे खुशी होगी। चलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चांदी, चांदी या फिर सिल्वर, ठीक है, क्या होगा, सिल्वर। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है साहब, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन में। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, सिल्वर का हाईएस्ट कंडक्टिविटी जो है वो इसमें होती है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 47, ठीक है, 47, 47। तो ये भी आप यहां पर याद कर लेना, ठीक है। अच्छा एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है कितना, जल्दी बता दो, एल्यूमिनियम का कितना होता है, मुझे पहले आंसर चाहिए फिर मैं बताऊंगा, जल्दी आंसर करो। एल्यूमिनियम का उतना ही होता है जितनी तारीख को मेरा बर्थडे आता है। चलिए ध्यान रखिएगा 13, है ना, तो एल्यूमिनियम जो है वो इसका 13 एटॉमिक नंबर होता है और सिल्वर का जो है वो 47 होता है, दोनों को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियों में तीन सूचियां जो है वो शामिल है, संघ, राज्य और संवर्ती, सेकेंड, 9th, 6th या फिर 7th। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद हो जाना चाहिए भैया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर करेंगे क्या होगा, राइट आंसर बताएंगे, बहुत बढ़िया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है तो भी मेरी क्लास को मत छोड़ना, और यदि आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या इस तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भैया बिल्कुल ऐसे बैठो कि कुछ हो जाए, हिलना नहीं है 4 से 5, यदि हिल गए तो दिक्कत हो जाएगी जीवन में, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 7th, ठीक है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में जो है वो 3 सूचियां, 3 लिस्ट दी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अच्छा आपने एक चीज और देखी होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने एक चीज देखा होगा, या पता नहीं किसी के दिमाग में ये सवाल आता है कि नहीं आता, अभी तक मैंने देखा तो नहीं है, कि सर संविधान में भाग दिए हैं, ठीक है, संविधान में भाग दिए हैं, पार्ट दिए हैं, और संविधान में अनुसूचियां दी हैं, ठीक है, संविधान में अनुसूचियां दी हैं, तो इसका मतलब क्या है फिर, अनुसूचियां अलग हैं क्या भाग से, ठीक है, ये लोगों के मन में जो है वो क्वेश्चन आता है कि अनुसूचियां अलग हैं क्या, या अनुसूचियों का मतलब होता क्या है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, संविधान के भाग जो दिए हैं, भाग इसलिए बना जिससे कि कुछ ग्रुप बनाए जा सके, उनके अंदर अलग अलग आर्टिकल दिए हैं। लेकिन जब आप कोई किताब बनाते हो, हमारे संविधान को ही ले लो, ठीक है, तो हमने उसमें बना दिया भैया आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 जो है वो बता दिया, यहां पर हमारे जो है वो राज्य होंगे, है ना, और सारी चीजें उसमें दी गई हैं। अब जब उसमें बता दिया कि हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो फिर अनुसूची में जो पहली अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, राज्यों की सूची दी है। तो देखो क्या होता है, संविधान में एक आर्टिकल दे देंगे और उस आर्टिकल में यह लिख दिया जाता है कि यदि आपको राज्य सूची देखना है तो आप 1 नंबर की अनुसूची में चले जाओ, ठीक है। यहां हमने नहीं दिया तो यहां से यहां भेज देते हैं कि जो जानकारी आपको चाहिए वो यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। ये होता है मेनली अनुसूची का काम, स्केड्यूल काम, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। जो चीज आर्टिकल में नहीं दे सकते उसको अनुसूची में भेज दिया जाता है, ठीक। जब हमारा संविधान बना, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है संविधान बनने के समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, कितने स्केड्यूल थे, कितनी अनुसूचियां थी हमारे संविधान में। तो आप आंसर क्या करोगे, संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अभी करंट में है 12 अनुसूचियां। कितनी हैं, 12 अनुसूचियां अभी जो है वो करंट में प्रेजेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर अब हम आते हैं कहां पर कि साहब 7वीं अनुसूची के बारे में बता दो सर कुछ, ठीक है। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी हैं, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मैं आपको यहां पर लिख कर दिखा देता हूं, ठीक। तो यदि हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, यहां पर यदि हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, तो इसमें जो पहली लिस्ट दी है वो दी है आपकी संघ सूची, ठीक है, क्या दी है, संघ सूची दी है। अभी मैं बताऊंगा क्या मतलब है इसका, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरी आपकी यहां पर है राज्य सूची, क्या है,
राज्य सूची है। और राज्य सूची में क्या है? राज्य सूची है, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, ठीक है। तीसरी यहां पर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का हमने कंसेप्ट कहां से लिया है साहब? समवर्ती सूची या फिर कनकरेंट लिस्ट कहा जाता है इसको, ठीक है, कनकरेंट लिस्ट कहा जाता है। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाई हुई है, ठीक। अब बात आती है ये 3 लिस्ट क्यों बनी है? तो सबसे पहली आपकी आती है संघ सूची। संघ सूची बनाई गई है, संघ सूची में 100 के आसपास जो है वो यहाँ पर विषय हैं। संघ सूची में वो विषय दिए गए हैं जिस पर केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। केंद्र सरकार जो है वो क्या करेगी? इसमें नियम कानून जो है वो बना सकती है, ठीक है, और उनको लागू करवा सकती है, जो विषय इसमें रहेंगे, ठीक। राज्य सूची क्या होती है? राज्य सूची में जो विषय रहेंगे उन पर नियम और कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी? राज्य सरकारों को होगी। किसको होगी? राज्य सरकारों को जो है वो यहाँ पर इस पर कानून बनाने की शक्ति होगी, ठीक है। समवर्ती सूची में क्या होगा फिर साहब? समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उन पर नियम, और बहुत ध्यान से सुनना, नियम और कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास और राज्य सरकार दोनों के पास होती है। राज्य सरकार दोनों के पास होती है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि यदि केंद्र और राज्य के पास किसी एक कानून बनाने की शक्ति, किसी एक कानून को दोनों के पास बनाने की शक्ति है, तो फिर इसमें तो डिस्प्यूट भी होगा कि भैया हमारा वाला लागू होगा कि तुम्हारा वाला लागू होगा, तो फिर क्या करेंगे सर? तो इसमें यदि डिस्प्यूट होता है तो केंद्र की बात को माना जाएगा। क्या करा जाएगा? केंद्र की बात को माना जाएगा इसमें, ठीक है। अब सूची में क्या होता है? जैसे आपसे बोला जाएगा बताइए यदि विदेशी मामले हैं तो ये कौन सी लिस्ट में होंगे? तो विदेशी मामले हो या डिफेंस का मामला हो या कम्युनिकेशन का मामला हो, बीमा का मामला हो, बैंकों का मामला हो, रेलवे का मामला हो, जनगणना का मामला हो, सेंसस का मामला हो, ये सारे विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और इस पर नियम कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद कर लेना, ठीक। फिर आता है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट आता है। राज्य सूची में क्या आएगा आपका? राज्य सूची में बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब आप वर्दी पहनते हो, जैसे हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें पुलिस आता है। पुलिस में कभी देखा है इंडियन पुलिस? नहीं लिखा रहता। पुलिस में आता है एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, और हम तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस। तो पुलिस किस में आती है? राज्य सूची का विषय है, ठीक है। स्वास्थ्य किस में आता है? राज्य सूची का जो है वो विषय है, ध्यान रखिएगा। गैस हो गया, कारागार, जेल वगैरह होती है, वो सारी राज्य सूची का विषय होती हैं, ध्यान रखना। तो फिर साहब समवर्ती सूची में क्या आएगा? कनकरेंट लिस्ट में क्या आएगा? कनकरेंट लिस्ट में आता है शिक्षा। आपने देखा होगा, मान लीजिए, ठीक है, आपने देखा होगा शिक्षा, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, आपने देखा होगा एक स्टेट का बोर्ड होता है, एक सेंट्रल बोर्ड होता है, सीबीएसई होता है, स्टेट का बोर्ड होता है। तो शिक्षा में दोनों चीजें चलती हैं, तो उसमें क्या होगा? कनकरेंट लिस्ट में होता है भैया, दोनों जो है वो नियम कानून इस पर बना सकते हैं। यदि आप शादी करना चाह रहे हो, शादी के ऊपर यदि कानून बनेगा तो वो भी इसी में होता है, मतलब राज्य भी बना सकती है और केंद्र सरकारें भी कानून बना सकती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आपने देखा होगा कि आपके राज्य में खुद का इलेक्ट्रिसिटी होता है, सेंट्रल का भी होता है, तो वो सब आता है समवर्ती सूची में। समझ में आ गया? बहुत आसान भाषा में बहुत कठिन चीजें समझा दी हैं मैंने। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, फटाफट यस लिख दो और लाइक कर दो यदि समझ में आ रही हो सारी चीजें, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अरे सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, 4 से 5 वाली क्लास मत छोड़ना, सब कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2020 में यूएनएडीएपी, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या था? आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना, अशोक अमृतराज या नेत्र मोहन दास? बताइए क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आप पढ़ सकते हो, इस तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नेत्र मोहन दास। क्या होगा राइट आंसर? तो नेत्र मोहन दास, इसको आप ध्यान में
रखना, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू UNADP, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है और वो अपना जो है वो राजदूत नियुक्त करती है, और यहाँ पर 2020 में किया गया था नेत्र मोहन दास को यहाँ पर क्या बोलते हैं, राजदूत नियुक्त किया गया था। पढ़ लेना, इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने चोल वंश की स्थापना की थी? राजराज चोल, आदित्य प्रथम, विजयालय चोल या फिर राजेंद्र चोल प्रथम? कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, बताइए। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? मैं स्पेशली आप लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री समझ के मत पढ़ना, ये सोचना कि 1 करोड़ रुपए जमा किए हमने पढ़ने के लिए, है ना, ये सोच के पढ़ना, तो आपको हर चीज क्लियर भी होगी और एग्जाम में बनेगा भी सब कुछ। चलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विजयालय चोल। क्या होगा राइट आंसर? विजयालय चोल। तो किस शासक ने चोल वंश की स्थापना की थी? तो विजयालय चोल के द्वारा जो है वो यहाँ पर चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि बताइए इस वंश की स्थापना किसने की, उस वंश की स्थापना किसने की। तो देख लेते हैं। देखिए फिर से इंपॉर्टेंट लिस्ट है, थोड़ा सा दिमाग ध्यान से पढ़ते जाना है, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा, और इसकी राजधानी थी राजगृह या फिर पाटलिपुत्र, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। राजगृह या पाटलिपुत्र जो है वो इसकी राजधानी थी। बात करते हैं नंद वंश की। नंद वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो महापद्मनंद था। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त जो है वो इसके संस्थापक थे, और पाटलिपुत्र जो है वो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, वो भी आप ध्यान रखना। शुंग वंश, इसके संस्थापक का नाम है पुष्यमित्र, राजधानी थी पाटलिपुत्र। कण्व वंश या कण्व डायनेस्टी की बात करते हैं तो वासुदेव, और पाटलिपुत्र जो है वो इसकी भी राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सातवाहन वंश। बस ध्यान से सुनो, अभी याद करने मत बैठना, ठीक है, ध्यान से सुनना बस है। सिमुक, और राजधानी थी इसकी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश, कुजुल कडफिशिश प्रथम, ठीक है, ये इसके संस्थापक थे और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी पेशावर, पाकिस्तान में चली गई है साहब। गुप्त वंश, श्रीगुप्त, बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, गुप्त वंश के संस्थापक का नाम बताओ, तो वो है श्रीगुप्त, और राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं चालुक्य वंश। जयसिंह जो है वो इसके संस्थापक थे, और बादामी को जो है वो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। राष्ट्रकूट वंश, दंतीवर्मन मान्यखेत को राजधानी बनाया। पाल वंश, गोपाल मुंगेर को राजधानी बनाया। सेन वंश, सामंत सेन राढ़ को राजधानी बनाया। चौहान वंश, वासुदेव अजमेर को राजधानी बनाया। चंदेल वंश, नन्नुक खजुराहो को जो है वो राजधानी बनाया इन्होंने। परमार वंश की बात करते हैं तो उपेंद्र या फिर कृष्णराज, इन्होंने जो है वो धार या उज्जैन को राजधानी बनाया। चालुक्य वंश जो है, सोलंकी चालुक्य वंश, मूल राज प्रथम अनिलवाड़ को राजधानी बनाया। चोल वंश जो हमारा क्वेश्चन था, विजयालय संस्थापक हैं, तंजावुर को राजधानी बनाया था इन्होंने। और गुलाम वंश की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था, और दिल्ली को जो है वो राजधानी बनाया था इन्होंने, याद कर लेना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। देखो याद पूरा करने मत बैठना, एक आध दो बार देखते रहोगे ना हफ्ते 10 दिन में, तो भी आपको चीजें याद रहेंगी। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत में प्रॉब्लम? तो आज हम इतने क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। क्लास एंड होने के बाद सब लोग लिखिएगा आपको क्या अच्छा लगा और क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और सेशन कैसा लगा, चीजें बन रही हैं नहीं बन रही हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर आऊं, सब लिख सकते हैं। फटाफट वीडियो को अभी लाइक करो, मजा आया हो, और डेली पढ़ो चीजों को। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं डेली उनको याद करते चलो, एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। मेहनत करना सीख जाओ, पढ़ना सीख जाओ, 1 घंटे जमकर बैठना जो है वो आप सीख जाओ, ठीक है। चलिए तो फिर और कोई आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे। बाकी अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम 4 से 5 लेंगे, डेली हमारी जो है वो 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास चल रही है। बढ़िया तरीके से अपना रिस्पॉन्स दो, पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। लिस्ट पूरी नहीं दिख रही है? हाँ लो स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा भी ले लोगे तो फिर क्या है। चलिए वैसे और लिस्ट है इसके आगे, और लिस्ट भी है, ये चाहो ना तो ये भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है।
जैसे खिलजी वंश आ गया, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली, इसका भी आप ले सकते हो। ठीक, चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारे हैं सारे, मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं सारे पुराने क्वेश्चन हैं, उनमें नए नए फैक्ट डालेंगे, चीजें करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कब आपका जीके मजबूत हो गया। और जिस दिन लगे ना कि यार एग्जाम में मजा आ गया, वापस आना और कमेंट करके मुझे बताना, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हो गया। तो डेली क्लास अटेंड कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़िए, एग्जाम क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।